हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। शारंग विला में मृत्युंजय वर्तिका बेडरूम में बैठा महक को छेड़ रहा था और वर्तिका उन दोनों के बीच मुस्कुराते हुए अपना सामान बैग पैक कर रही थी जब मृत्युंजय का फ़ोन बजने लगा, जिसकी आवाज़ सुन मृत्युंजय ने अपना फ़ोन निकाला और देखा तो उसे सुधांशु कॉल कर रहा था। जिसे देख मृत्युंजय ने महक से कहा, देखो मेरा आधा घर वाला मतलब साला फ़ोन कर रहा है, तो आप भी उसके पूरे जीजाजी बनकर फ़ोन उठा लीजिए। महक ने जवाब दिया, जिस पर मृत्युंजय ने मुंह बनाकर उसे देखा और फोन कॉल अटेंड करते हुए कहा, कहो साले। ये कहते हुए मृत्युंजय ने महक की तरफ, जो उसे ही घूर रही थी, जिसे देख मृत्युंजय सेटिस्फेक्शन में मुस्कुरा दिया। जब दूसरी तरफ से सुधांशु ने कहा, जीजू यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या? शादी कर रही है कि उससे जापान नहीं जाना? जिसके बाद सुन मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए, तो उन्हें समझाओ, हर अच्छे स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हारे ससुर नहीं है। जो तुम कहोगे और कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, और जापान में ऑलरेडी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जा चुकी है। तो आप ही समझाओ अपनी भांजी को, क्योंकि मेरी तो बात सुन नहीं रही। जिससे सुन मृत्युंजय थोड़ा हड़बड़ाया। जब दूसरी तरफ से साध्वी ने धीमे से कहा, मामू। जिसकी धीमी आवाज को सुन मृत्युंजय ने गहरी सांस भरते हुए, वहाँ क्या दिक्कत है आपको? जिस पर साध्वी ने जवाब दिया, वो जगह मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो आप ही थे ना जिन्हें जापान जाना था। लेकिन अब कहो क्या हो गया? मैंने कल ही पढ़ा, वहाँ पर सुसाइड बहुत ज़्यादा होते हैं और उसका कारण है स्टडी, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। सात्विन अजीब से जवाब दिया, जिसके जवाब को सुन मृत्युंजय को थोड़ा अजीब लगा। उसने उसे समझाते हुए कहा, साध्वी आप उन बातों को क्यों सोच रही हैं? आप पॉजिटिव चीज़ों को भी तो ले सकती हैं। और आप वहाँ सिर्फ अपने स्टडी के लिए जा रही है, सिर्फ 2 साल, उसके बाद आप यूएस चली जाएंगी। जिससे सुन साध्वी ने धीमे लहजे, मैं अपना डेब्यू पूरा कर चुकी हूँ और उसके लिए मैं साउथ में जाना चाहती हूँ, अपने करियर को बरकरार रखने के लिए। तो आप पढ़ाई करना नहीं चाहती? मृत्युंजय ने सीधा, जिसके जवाब में साध्वी जल्दी से, मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन साथ में फिल्म इंडस्ट्री में भी रहना चाहती हूँ, जैसे अभी हूँ, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। जिसकी बात सुन मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर बोला, अपने पापा को फ़ोन दीजिए। जिसे सुन साध्वी ने सुधांशु को फ़ोन दे दिया और फ़ोन कान में लगाते हुए कहा, मैं क्या करूँ? वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ना चाहती, सब आपके कारण हो रहा है। व्हाट द हेल, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो तुम? मृत्युंजय ने गुस्से में कहा। जिस पर सुधांशु ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो आप थे ना जिससे जिससे उसे मॉडलिंग करने को कहा, फिर टीवी में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू करवाया, इसलिए वो जिद कर रही है। तुम्हारा बिल्कुल सही है, अपना सही देख रहे हैं। घोड़े से ज़्यादा तो तुम जिद्दी आदमी हो, वैसा ही मेरा भांजी को बना कर रखा है और मुझे ब्लेम कर रहे हो। मृत्युंजय ने गुस्से से कहा। जिनके झगड़े को महक और वर्तिका खड़ी देख रही थी। जब महक ने मृत्युंजय को चिल्लाते हुए देखा तो उसके हाथ से फ़ोन ले लिया, जिससे देख मृत्युंजय ने गुस्से से कहा, तुम्हारा घमंडी भाई मुझे जिद्दी कह रहा है? हाँ, क्योंकि आप है। ये कहते हुए महक ने फ़ोन कान से लगा लिया और मृत्युंजय उसे बुरी तरह से घूरने लगा। जिसकी नज़र को अनदेखा करते हुए महक ने फ़ोन कान पर लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं सिद्धू, वो जिसमें कंफर्टेबल है उसे वही करने दो, लेकिन दीदी वो पहले अपनी स्टडी ले, फिर जैसा कहेगी वैसा करूँगा। सुधांशु अपनी बात रखते हुए कहा। जिसे सुन महक ने उसे समझाते हुए कहा, वो कह रही है ना वो कर सकती है तो करने दो, बस एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट करने देना। जिसकी बात सुन मृत्युंजय उसे बुरी तरह से घूरी। जिसकी नज़र पर महक ने अपनी आंखें छोटी कर सुधांशु से बात करते हुए बालकनी की तरफ चली। जिसके जाने के मृत्युंजय ने वर्तिका की तरफ देखा, जिसका चेहरा उतर गया था। जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने पूछा, व्हाट योर प्रॉब्लम लिटिल माउस? बड़े पापा, इसका मतलब साध्वी दीदी अब जापान नहीं जाएगी? शायद नहीं जाएगी। मृत्युंजय ने सिर हिलाते और वर्तिका से पूछा, लेकिन उसे तुम्हारा क्या लेने देना? हाँ, मैं अकेले नहीं जाना चाहती, वर्तिका ने धीरे से कहा। जिसके पास मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया। तभी अमृत वहां आ गई और सारे सामान को देख वर्तिका से कहा, ओह नाइस, सारी तैयारी हो गई? जिसके सवाल पर वर्तिका मृत्युंजय की तरफ देखने लगी। जिसके नज़र पर अमृत ने वर्तिका से पूछा, व्हाट हैपेंड वर्तो? जिसके सवाल पर वर्तिका ने अब पहले मृत्युंजय ने अमृत से कहा, वो जापान नहीं जाना चाहती। व्हाट, बट व्हाई? अमृत ने चौंकते हुए, जिस पर वर्तिका ने जल्दी से कहा, डैड, साध्वी दीदी जापान जा रही थी इसलिए आप मुझे भेज रहे थे, लेकिन अब साध्वी दीदी ने कहा कि वो साउथ इंडस्ट्री में अपनी पढ़ाई और करियर दोनों पर फोकस करेगी। जिसकी पूरी बात सुन अमृत ने मृत्युंजय की तरफ देखा, जिस पर मृत्युंजय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये सही कह रही है। सो व्हाट डू यू वांट? आई थिंक वी शुड सेंड हर टू यूएस विद अबेग, मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसके जवाब पर अमृत ने वर्तिका से कहा, तो तुम जाओगी यूएसए? अगर वहां पर ब्रो रहेंगे तो मैं जाऊंगी, वरना कहीं नहीं जाऊंगी, वर्तिका ने सीधा सा जवाब दिया। जिस पर अमृत ने अपना सिर हिला दिया और मृत्युंजय से कहा, तो जापान में जो सीट इसके लिए बुक की गई थी उसे किसी और को देने के लिए कहना पड़ेगा, वैसे तुम्हारी इच्छा, मृत्युंजय ने जवाब दिया।
जिसे सुन अमृत ने वर्तिका से कहा, तो अभी बैग पैक करने की जरूरत नहीं है, सीधा अभी और बाकी सबके साथ निकलना तुम्हें। जिसे सुन वर्तिका खुश हो गए, जल्दी जल्दी अपने बैग को अनपैक करने लगे। जिसे देखा अमृत के होठों पर हल्की सी मुस्कान, जब वर्तिका ने एकदम से रुक कर अमृत से कहा, डैड माँ को ले आइए। जिसकी बात सुन अमृत का मुंह उतर गया, वो मृत्युंजय की तरफ मदद भरी आंखों से देख रहे। जिसकी प्लीडिंग आइज को इग्नोर करते हुए मृत्युंजय बिस्तर से उठ गया। जिसे देख अमृत जल्दी से मृत्युंजय के हाथ को पकड़ते हुए ले जाए, अपने पछड़े में मुझे मत घसीटो। इतना कहकर मृत्युंजय ने अमृत से अपने हाथ को छुड़ाया। जिसे देख अमृत ने हताश होते हुए कहा, यार मैं उसे खोज खोज कर परेशान हो गया हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, तो मत ढूंढिए, समृति ने अंदर आते हुए कहा। जिस पर अमृत ने पलट कर समृति की तरफ देखा और कहा, व्हाट डिड यू जस्ट से। जिसके जवाब में समृति ने बात को दोहराते हुए कहा, वही डैड जो आपने सुना। मॉम अगर नहीं आना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं उन्हें। शट अप, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा तुम चली जाओ यहाँ से, अमृत ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। जिस पर समृति ने फिर से कहा, डैड मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ समृति, अभी तुम जाओ, अमृत ने सख्त लहजे में कहा। जिसे सुन समृति अपने पैर को पटकते हुए कमरे से बाहर। जिसके जाने के बाद अमृत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बिस्तर पर बैठ गए। जब महक बालकनी से बात करते हुए अंदर आई, वहाँ हाँ यही सभी ठीक है, तुम वहाँ आराम से रहे। यह कहते हुए महक की नज़र अमृत पर गई, जो कि अब उसे देख रहा। जिसे देखते हुए महक फोन में बोली, ठीक है अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, रख रही हूँ। इतना कहकर महक कॉल कट करने लगे। जिस पर अमृत जल्दी से बिस्तर से उठकर महक के पास लपकार उसके हाथ से फोन छीनकर कान में लगा लिया। जब दूसरी तरफ से उसे वैशाली की आवाज़ आई, जब तक वो आदमी अपनी बेटी को थोड़ी तमीज न सिखा देगा, हम बिल्कुल नहीं आएंगे उस घर में। हम ये कहते हुए अमृत ने महक की तरफ दूसरी तरफ से वैशाली धीमे से कहा, हमको वर्तिका की बहुत याद आ रही है, वो हमारे बगैर रह नहीं पाती, पक्का हमको मिस कर रही होगी। जिसकी बात सुन अमृत ने कहा, मिस तो मैं भी कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती। जिसकी आवाज़ सुन दूसरी तरफ से फोन में सन्नाटा पसर गया। जिसे देखते हुए अमृत ने कहा, चुप क्यों हो गई, तुम्हें मेरा माफ़ी मांगना मजाक लग रहा था, जो तुम बिना बताए न जाने कहाँ चली गई। जिसकी बात का वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया। अमृत ने फिर से कहा, वैशाली आंसर मी माई क्वेश्चन, वेयर आर यू। अपने अहंकार और अपने घमंड में जाकर पूछ लो कि हम कहाँ हैं, शायद जवाब दे दे, और रख रहे हैं। इतना कहकर वैशाली ने कॉल कट कर दिया। जिसे देखते हुए अमृत ने फोन को मजबूती से जिस पर मृत्युंजय ने उसके हाथ से फोन को छीनते हुए कहा, ये मेरा फोन है। जिसे देख अमृत ने महक और मृत्युंजय से कहा, तुम दोनों मिले हुए हो, तुम्हें पता है कि वैशाली कहाँ है। मृत्युंजय अमृत के सवाल पर महक की तरफ इशारा करते, इससे पूछो, ये बात कर रही थी, मुझे भी नहीं पता कि डायन कहाँ है। जिस पर अमृत ने महक की तरफ देखते हुए कहा, महक। जिसकी नज़र पर महक अपने कंधे चढ़ाते बोले, मुझे शायद नहीं पता, मैंने बस उसके नंबर पर कॉल किया, उसने अटेंड कर लिया, मैंने पूछा भी नहीं। तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है ना मुझे सताकर, अमृत ने धीमे लहजे में कहा। जिसे देखते हुए महक ने, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है भैया, वैशाली को जब अच्छा लगेगा वो आ जाएगी। कब आएगी? आज घर से निकले उसे 5 दिन हो गए। जिस पर महक ने अपना सिर नहीं में हिला दिया तो अमृत अपने पैर पटकते हुए वर्तिका के कमरे से चला गया। जिसके जाने के बाद वर्तिका मृत्युंजय और महक को देखते हुए, बड़े पापा बड़ी माँ, डैड बहुत उदास है, मैं उन्हें बता दूं कि मोम कहाँ है। मृत्युंजय वर्तिका के सवाल पर उसके सर को थपथप, बेबी गर्ल तुम्हारे फादर बहुत नक चढ़े हैं, बिल्कुल तुम्हारे बड़े पापा की तरह, महक ने साथ देते हुए कहा। जिससे सुन मृत्युंजय महक को घूरते हुए, तो अब तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा है, मैंने अभी शुरू ही कहा किया है, महक ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसे देख मृत्युंजय ने मुंह बना लिया और महक ने वर्तिका के सर को थपथपाते हुए, चलो शाम के नाश्ते में क्या खाओगे बताओ, मैं बनाऊंगी, उसके लिए बना रही है तो मेरे लिए भी बना देना, मृत्युंजय ने मौके पर चौका मारते हुए कहा। जिसे सुन महक ने मृत्युंजय को देखा और इग्नोर करते हुए वर्तिका से कहा, चलो। इतना कहकर महक वर्तिका के हाथ को पकड़ कमरे से बाहर की तरफ चली। जिसके पीछे आते हुए मृत्युंजय ने कहा, महक तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। ये कहते हुए महक सीढ़ियों से नीचे आ गई। जिसे मृत्युंजय मुंह बनाकर देखा तो महक नीचे खड़ी हो सिर उठाकर मृत्युंजय से बोली, प्याज के पकौड़े चलेंगे मृत्युंजय जी। जिसके सवाल पर मृत्युंजय ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। जिसे देख महक मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली गई। इधर शिवांश और आर्या क्रूज पर थे। जो रास्ता शिवांश 4 घंटे में पूरा कर सकता था, वह जानबूझकर उसके लिए 16 दिन लगा रहा था। उनकी क्रूज अभी सिंगापुर से निकली थी, जहां शिवांश अपने और आर्या के लिए बुक किए कमरे में सो रहा था। आर्या बिस्तर पर बैठे एकटक उसे देख रही थी जब शिवांश नींद में मुंह बनाने लगा। जिसे देख आर्या ने मुस्कुराते हुए उसकी आईब्रो टच करते हुए खुद से कहा, कोई कह सकता है क्या कि प्राइड ऑटोमोबाइल कंपनी का सीईओ सोते हुए इतना क्यूट लग सकता है।
ये कहते हुए आर्या ने ब्लैंकेट को ठीक किया और शिवांश को फिर से देखते हुए उसके कान को छूने लगे, जिस पर शिवांश ने नींद में उसके हाथ को हटाने की कोशिश की। जिसे देख आर्या ने नीचे झुककर अपने जीभ से शिवांश के कान को छूते हुए अपने दांतों से उसके कान को हल्का सा बाइट किया तो शिवांश की नींद एकदम से टूट गई। जिसे देखते हुए आर्या चुपचाप बिना हिले आंखें बंद कर सोने लगी तो शिवांश ने सिर घुमाकर आर्या की तरफ देखा और उसे सोता हुआ समझ खुद से कहा, मेरे कान पर किसने काटा? ये कहते हुए शिवांश अपने कान को सहलाने लगा। वही आर्या उसकी बातों को सुनते हुए अंदर ही अंदर हंसने लगी। जिसके चेहरे को एकटक देखते हुए शिवांश समझ गया कि वो जाग रही है। जिसे समझते ही शिवांश बिल्कुल शांति से उठकर बैठ गया। जिसके कुछ भी मूवमेंट न करने पर आर्या ने आंखें खोलकर देखा तो शिवांश की नजरें उसकी नजरें से जा मिली। जिसे देखते हुए आर्या आंख बंद करने को हुई, उससे पहले शिवांश उसे गुदगुदी करते हुए, क्यों मुझे नींद में परेशान कर रही हो? जिसके गुदगुदी करने पर आर्या जोर जोर से हंसने लगी और शिवांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने, लेकिन शिवांश ने उसे गुदगुदी करना नहीं छोड़ा। जिसे देखते हुए आर्या हंसते हुए शिवांश के हाथ को पकड़ने की कोशिश कर, शिव शिव प्लीज, मुझे गुदगुदी हो रही है, मेरा पेट दुख रहा है। जिसकी बात पर शिवांश ने आर्या के दोनों हाथों को पकड़ तकिए पर दबा दिया और उसके ऊपर आ गया। जिसे देख आर्या की आंखें बड़ी हो गई। जिसकी बड़ी आंखों को देखते हुए शिवांश ने हल्का सा झुककर उसके कान पर बाइट करते हुए कहा, कुछ इस तरह से काटा था ना? जिसके ठंडे होठ और गर्म सांसों को अपने कान पर महसूस करते हुए आर्या के पूरे शरीर में एक सिरहन से दौड़ गई। जिसके शरीर में हो रहे हलचल को देखते हुए शिवांश ने धीरे से कहा, उस दिन के बाद मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। जिसकी बात सुन आर्या अपने निचले होठ को काटते हुए धीरे से बोली, शिव शिव, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? नो, बट यू इफ यू डोंट ईट एट नाइट इट विल बी फाइन। जिसे सुन शिवांश की आंखें चमक उठी और आर्या के होठों पर हल्का से चूम कर बोला, ओके, रात को कंटिन्यू करते हैं। ये कहते हुए शिवांश आर्या के ऊपर से उठ गया और बगल में बैठते हुए इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए चले। जिसकी बात सुन आर्या कुछ कहते उससे पहले उनके कमरे के बाहर से किसी ने नॉक किया। जिसे सुन शिवांश ने बिस्तर से उठकर जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक अटेंडर और क्रूज मैनेजर खड़ा हुआ था। जिसे देख शिवांश ने कहा, यस मिस्टर सारंग, ए स्मॉल इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द क्रूज टुनाइट। आई वुड लाइक यू टू कम विथ योर वाइफ। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसके इनविटेशन पर शिवांश ने आंखें चढ़ाते पर, इज द इवेंट सडनली समथिंग स्पेशल? यस, टुडे इज द 5th एनिवर्सरी ऑफ आवर क्रूज। ऑन दिस डेट आवर शिप कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट भोयागा। मैनेजर ने जवाब दिया। जिसे सुन शिवांश ने अपना सिर हिला दिया तो जिस पर मैनेजर ने अटेंडेंट के हाथ में पकड़ा बास्केट के साथ इनविटेशन कार्ड शिवांश की तरफ बढ़ा दिया। जिसे शिवांश ने ले लिया और उसकी नज़र इनविटेशन कार्ड पर चली गई। जिसे देखते हुए शिवांश ने पूछा, क्या मास्क थीम है? जिस पर मैनेजर ने अपना सिर हिला दिया तो शिवांश थैंक यू कहते हुए दरवाजा बंद कर अंदर आ गया। जहाँ बिस्तर पर बैठे आर्या ने पूछा, कौन था? क्रूज ऑर्गेनाइजर मैनेजर। रात को उनके शिव के 5वें एनिवर्सरी के तौर पर इवेंट रखा गया है और हमें इनवाइट किया गया है। फेस मास्क थीम है सिर्फ। फिर आशा की तरफ देखते हुए पूछा, चलेंगे? मजा आएगा। जिस पर आर्या सोचा। जिसे देख शिवांश बास्केट टेबल पर रख आर्या के गोद में अपना सिर रख लेटते हुए बोला, मजा आएगा, चलेंगे ना? जिसे सुन आर्या ने अपना सिर हिला दिया। जिसे देखते हुए शिवांश ने अपना हाथ उठाकर आर्या के गले के पीछे से पकड़ नीचे झुकाकर उसके नाक पर चूम कर बोला, 10 दिन और फिर मुंबई में होंगे। मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है, आर्या ने धीमे लहजे में कहा। जिस पर शिवांश आर्या के भूरी आंखों को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, अभी मेरे साथ मजे करो। जिसके बाद पर आर्या मुस्कुराने लगी तो शिवांश उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगा। गेटवे ऑफ इंडिया। सोनाली अपने भाई रोहित के साथ उसके जिद करने पर इरिटेशन में घूमने चली आई थी। जहां रोहित हाथ में आइसक्रीम पकड़े खाते हुए घूम रहा था और सोनाली चुपचाप स्कूटी में बैठे उसे देख रही, मतलब नजर रख रही थी। जब रोहित एक राउंड लगाकर सोनाली के पास आकर, दीदी तुमने गलती से नहीं कह दिया? सोनाली ने आंखें चढ़ाते हुए। जिससे देख रोहित आंखें रोल करते हुए बोला, फाइन, बोल कुत्ते, और क्या खाएगा? सोनाली ने आंखें छोटी करते हुए। जिसकी बात पर रोहित मुस्कुराते बोला, वहां पर भुट्टा भूंज कर दे रहे हैं, मुझे वो दिला दो। जिसे सुन सोनाली स्कूटी से उतर रोहित की आंखें दिखाते हुए बोली, चुपचाप स्कूटी पे बैठे रहना, इधर उधर गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह डायन को मेरी फिक्र हो रही है, तेरी फिक्र पर कौन कौन कर रहा है चूजे, मुझे तो अपनी गाड़ी की फिक्र है, सोनाली ने तुनक कर कहा। जिसकी बात पर रोहित अपने कॉलर का चला, अपने घर का इकलौता कुलदीपक हूँ मैं, दादी पूरी तिजोरी खोल कर रख देगी किडनैपर के सामने। जिसकी बात सुन सोनाली ने गुस्से से उसे घुरा और पैर पटकते हुए भुट्टे वाले की तरफ चले गए। जिसके जाने के बाद रोहित आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए इधर उधर देखने लगा। वो लड़का बड़ा बदमाश था। जब उसकी नजर सामने लगी भीड़ पड़ गई। जिसे देखते हुए रोहित आइसक्रीम खाते हुए स्कूटी से उतर उस तरफ चला गया
जहां पहुंचकर उसने देखा कुछ स्ट्रीट डांसर डांस कर रहे थे, जिन्हें देखते हुए रोहित ने अपना फोन निकाला और वीडियो बना। इधर सोनाली भुट्टा लेकर जब स्कूटी के पास आई तो देखा रोहित वहां पर नहीं था, जिसे देख सोनाली की जान हलक में अटक गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन सोनाली का कोई नजर नहीं आया, जिस कारण भुट्टे को पकड़े इधर उधर रोहित की आवाज लगाने लगी, रोहित रोहित कहाँ हो तुम, जिसकी बात का रोहित ने कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसे देखते हुए सोनाली की आंखों में नमी आ गई और इधर उधर देखते हुए खुद से बोली, समझ जाना चाहिए था कॉलेज में ही, आज का दिन ही खराब है मेरा। ये कहते हुए सोनाली आगे की तरफ चली है। शाम के वक्त होने के कारण वहां पर काफी भीड़ थी और इसलिए सोनाली को रोहित के लिए डर लग रहा था। जब आगे जाते हुए सोनाली एक 18 साल के लड़के से टकरा गई और जल्दी से पीछे होते हुए बोली, सॉरी। ऑल राइट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? उस लड़के ने सोनाली के उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा, जिसके जवाब में सोनाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी हाँ, मेरा छोटा भाई पता नहीं कहाँ चला गया, जिसकी बात पर वो लड़का अपना सिर हिलाते हुए बोला, फाइन, आप उसकी फ़ोटो दिखा सकती है, मैं उसकी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जिसे सुन सोनाली ने जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और उस लड़के को दिखाने लगी। जब पीछे से इसिर ने आते हुए उस लड़के से कहा, मोंटी, जिसकी आवाज़ सुन मोंटी ने इसिर की तरफ देखा और सोनाली को एक्सक्यूज मी कहकर इसिर से कहा, बॉस तुम इन्हें मदद चाहिए। ये कहते हुए मोंटी ने सोनाली की तरफ इशारा कर दिया। मोंटी इसिर के एंटी इल्यूमिनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था और इस वक्त इसिर अपने प्रोफेसर नहीं बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिर की तरह रेडी होकर खड़ा था। जहां सोनाली ने इसिर की तरफ देखा और अपना मुंह फेरते हुए मोंटी से कहा, थैंक यू फॉर योर जेनरसिटी, मैं अपने भाई को खुद ढूंढ लूंगी। इतना कहकर सोनाली जाने लगी, जिस पर इसिर ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वेट सोनाली, सॉरी सर, आई डिस्टर्ब यू अगेन, लेकिन इस बार गलती मेरी नहीं थी, मैं जानबूझकर आपसे नहीं टकराई। ये कहते हुए सोनाली ने इसिर से अपने हाथ को छुड़ाया, जिसके इग्नोर करने पर इसिर ने गहरी सांस भरते हुए कहा, वी कैन हेल्प यू, नो थैंक्स। इतना कहकर सोनाली रोहित को ढूंढने के लिए आगे की तरफ चली गई, जिसे इसिर जाते हुए देखने लगा तो मोंटी ने हल्के शरारत में कहा, बॉस डोंट लुक एट मी लाइक दैट, सी इज ओनली माई स्टूडेंट। हाँ, मैंने और कुछ कहा भी नहीं है सर। ये कहते हुए मोंटी ने सर पर जोर दिया, जिसे सुन इसिर ने घूर कर मोंटी की तरफ देखा और परेशान इधर उधर देख रही सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, चलो उसकी मदद करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डीलिंग के लिए आए थे, हो चुका है। इतना कहकर इसिर सोनाली की तरफ चला गया, जिसे मोंटी ने जाते हुए देखा और मुस्कुरा कर उसके पीछे चलाए। जहां इसिर सोनाली से बोला, सोनाली मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए सर, मैं अपने भाई को खुद ढूंढ लूंगी, अभी तक तो ढूंढ नहीं पाई तो आप कहाँ से ढूंढोगे, इसलिए हेल्प ले लो। बिल्कुल सही बॉस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक से भले दो और दो से भले तीन, हमारी मदद ले लीजिए मैडम, मोंटी ने नहले पर दाहला मारते हुए कहा, जिस पर इसिर ने घूर कर मोंटी की तरफ देखा तो मोंटी ने शरारत में मुस्कुरा कर उन दोनों की बातों को सुनते हुए और शालिनी जी को याद कर सोनाली घबरा गई और अपना फोन निकाल मोंटी को दिखाते हुए, ये मेरा भाई है। जिसकी बात सुन मोंटी ने फोटो की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है मैं ढूंढ लेता हूँ, आप दोनों एंजॉय कीजिए। इतना कहकर मोंटी मुस्कुराते हुए रोहित को ढूंढने चला गया, जिसे इसिर ने जाते हुए घूरने लगा। फिर गहरी सांस भरते हुए सोनाली की तरफ देखा, जो कि फिर से रोहित को ढूंढ रही थी, जिसके वो मदद कर 2 घंटे बीत गए, लेकिन अब रोहित के साथ मोंटी भी गायब था, जिस कारण इसिर एक दुकान के पास रख कर पानी की बोतल खरीदते हुए सोनाली की तरफ बढ़ाकर बोला, पानी पी लो। जिसे देख अपना सिर नहीं में हिलाते हुए सोनाली रोते हुए, नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे बस मेरा भाई चाहिए। ओके, तुम घबरा क्यों रही हो, आपको नहीं पता अगर उसे कुछ हो गया तो दादी मुझे मार डालेगी, सोनाली ने रोते हुए कहा। जिसे सुनी सिर ने अपना सिर हिला दिया और मोंटी को कॉल लगा दिया। जब दूसरी तरफ से मोंटी ने हंसते हुए कहा, ये लड़का तो बड़ा फनी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।